विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री और स्रोत हैं वो भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। और देखिए, अक्सर जब भी कानूनी दस्तावेजों, धाराओं या उपधाराओं का जिक्र होता है तो विषय थोड़ा नीरस लगने लगता है, उबाऊ सा हो जाता है। हाँ, लेकिन आज के स्रोत इस मायने में बहुत दिलचस्प हैं कि इनमें इस पूरे भारी भरकम कानून को मेमोरी ट्रिक्स के जरिए समझाया गया है। मतलब याद रखने के इतने रचनात्मक तरीके दिए गए हैं कि सच में हैरानी होती है। तो चलिए इन नोट्स के आधार पर शुरुआत करते हैं इस कानून की पृष्ठभूमि से। सामग्री के अनुसार पर्यावरण को लेकर वैश्विक स्तर पर जो पहली बड़ी चेतना आई वो 1972 में आई थी। हाँ, स्वीडन का स्टॉकहोम सम्मेलन। जी, स्टॉकहोम सम्मेलन। इन नोट्स में दर्ज है कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भारत सहित कुल 122 देशों ने हिस्सा लिया था। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इस आयोजन की प्रेरणा 1948 में बने संगठन IUCN के सुझावों से मिली थी। इतने सारे देशों का एक साथ पर्यावरण के मुद्दे पर बैठना 1970 के दशक में एक बहुत बड़ी बात रही होगी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। वो क्या था? इसका लक्ष्य केवल पर्यावरण पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि प्रत्येक भाग लेने वाले राष्ट्र को यह स्पष्ट सुझाव देना था कि वे अपने अपने देशों में वापस जाएं और पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कानून बनाएं। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो एक अजीब सी खामोशी नजर आती है। भारत ने शुरुआत में सुझाव पर कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेतना आ भी जाए तो उसे राष्ट्रीय कानून का रूप लेने में दशकों लग जाते हैं। हाँ, नीतियां अक्सर तब तक नहीं बदलती जब तक कि कोई बड़ा संकट सीधे तौर पर सामने ना आ जाए। और इन नोट्स को आगे पढ़ते हुए वो संकट बहुत ही भयानक रूप में सामने आता है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। बिल्कुल, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक एक बेहद जहरीली गैस का भारी मात्रा में रिसाव हुआ था। ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। इसका प्रभाव इतना विकराल था कि लाखों लोग रातों रात प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में मौतें हुई। ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता थी। इस एक घटना ने उस समय के पूरे औद्योगिक और कानूनी ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए थे। और इसी बिंदु से हमारी कानूनी दिशा हमेशा के लिए बदल गई। इसी खौफनाक घटना ने भारत सरकार को अपना पहला समर्पित पर्यावरण संरक्षण कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसे स्पष्ट रूप से एक रिएक्टिव या प्रतिक्रियात्मक कदम कहा जा सकता है। मतलब अगर स्टॉकहोम सम्मेलन एक सैद्धांतिक विचार था तो भोपाल गैस त्रासदी वो दर्दनाक जमीनी हकीकत थी जिसने उस विचार को वास्तविकता में बदलने पर मजबूर कर दिया। बिना इस त्रासदी के शायद भारत को ऐसा कड़ा कानून बनाने में कई और साल लग जाते। ये सच में एक दुखद यथार्थ है कि इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। खैर, अब आते हैं उस कानून पर जो इसके परिणाम स्वरूप सामने आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे इन नोट्स में छत्रधारी कानून या अम्ब्रेला लॉ कहा गया है। हाँ, अम्ब्रेला लॉ। तारीखों की बात करें तो 23 मई 1986 को इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली और 19 नवंबर से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और यहीं पर स्रोत में दी गई वो मजेदार मेमोरी ट्रिक्स शुरू होती है। मैं भी उन ट्रिक्स का इंतजार कर रहा था। तो नोट्स में एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका दिया गया है। छत्रधारी का मतलब है छाया देना। पर्यावरण हमें चारों ओर से छाया देता है और अगर छाया शब्द का उच्चारण किया जाए तो ये 86 जैसा लगता है। छाया 86। अरे वाह! कानूनी तारीखों को याद रखने का यह तरीका सच में बहुत अनोखा है। जटिल तथ्यों को याद रखने के लिए ऐसी रचनात्मक तकनीकें बहुत प्रभावी होती हैं। बिल्कुल। अब अगर इसके कानूनी और संवैधानिक ढांचे की बात करें तो ये अधिनियम हवा में नहीं बना है। इसके पीछे भारत के संविधान के 3 मुख्य अनुच्छेदों की ताकत है। पहला है अनुच्छेद 48A, जिसे 1978 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो राज्य पर निर्देश देता है कि वो पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास करेगा। सही कहा। दूसरा है अनुच्छेद 51A क्लॉज G, जो स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो एक तरफ राज्य की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ नागरिक का कर्तव्य। लेकिन मैं इन नोट्स में देख रही हूं कि एक तीसरा अनुच्छेद भी है जिसने इस पूरे छत्रधारी कानून को अस्तित्व में लाने की सबसे बड़ी ताकत दी। बिल्कुल, वो है संविधान का अनुच्छेद 253। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेद है। वो कैसे? सामान्य परिस्थितियों में पर्यावरण और उद्योग जैसे विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि यदि उसने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है तो उसे प्रभावी बनाने के लिए वो पूरे देश पर लागू होने वाला कानून बना सकती है। अच्छा, मतलब वापस 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से जुड़ गए हम। एकदम सही। चूंकि भारत उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा था, इसलिए अनुच्छेद 253 ने केंद्र को राज्यों के अधिकारों को लांघकर पूरे देश के लिए एक समान और कड़ा कानून बनाने का अधिकार दे दिया।
अंतर्राष्ट्रीय संधि का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय स्तर पर इतना कड़ा ढांचा तैयार करना, ये कानूनी रणनीति बहुत दिलचस्प है। चलिए अब इस अधिनियम की आंतरिक संरचना पर नजर डालते हैं। इस पूरे कानून को 4 भागों में बांटा गया है और इसमें कुल 26 धाराएं हैं। हाँ, और नोट्स के हाशिए में एक बहुत ही रोचक अतिरिक्त तथ्य भी दिया गया है। भारत के प्रथम वन महानिदेशक डॉक्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस थे, जिन्हें 1864 में नियुक्त किया गया था। ये जानकारी सीधे तौर पर 1986 के कानून से तो नहीं जुड़ी है, लेकिन यह बताती है कि हमारे यहाँ वनों का प्रबंधन कितनी पुरानी बात है। हालांकि 1864 में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य लकड़ी का व्यापार था और 1986 का कानून विशुद्ध रूप से संरक्षण के दृष्टिकोण से है। खैर, अधिनियम की संरचना के भीतर जाएं तो शुरुआत धारा 1 से होती है, जो प्रारंभिक जानकारी देती है। नोट्स में इसे बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। किसी भी स्कूल की नोटबुक के पहले पन्ने की तरह धारा 1 में हमेशा नाम और पते की बात होती है। नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पता है संपूर्ण भारत। और इसके तुरंत बाद आती है धारा 2, जिसे किसी भी कानून का हृदय कहा जा सकता है। इसमें मुख्य परिभाषाएं दी जाती हैं। जैसे धारा 2A में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। हाँ, और इसे बहुत व्यापक रखा गया है। ये केवल पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है। इसमें जल, वायु, भूमि, जीव जंतु, मनुष्य और इन सभी के बीच जो जटिल अंतर संबंध है वो सब शामिल है। इसके आगे 2B में पर्यावरण प्रदूषक को परिभाषित किया गया है। कोई भी ठोस, द्रव या गैस जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। कार्बन डाइऑक्साइड हो या आज के समय का इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सब इसमें आ जाता है। और फिर 2C पर्यावरण प्रदूषण की उस अवस्था को स्पष्ट करता है जब पर्यावरण वास्तव में प्रदूषित हो जाता है। और इसी कड़ी में धारा 2D बहुत महत्वपूर्ण है, जो हैंडलिंग या रखरखाव की बात करती है। कानूनी दृष्टि से हैंडलिंग शब्द को बहुत विस्तृत रखा गया है। किसी भी खतरनाक पदार्थ के निर्माण से लेकर पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और उपयोग तक की पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल है, ताकि कोई कंपनी ये कहकर ना बच सके कि हमने तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया था, बनाया नहीं था। बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत सीधी ट्रिक है। हैंडलिंग शब्द को अगर अंग्रेजी में लिखें तो उसमें अक्षर D आता है, इसलिए हैंडलिंग का संबंध धारा 2D से है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हुए हम इस कानून के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो असल में सरकार को ताकत देता है, धारा 3 से लेकर 6 तक। नोट्स के अनुसार धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने और उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने की असीम शक्ति देती है। और इसी धारा की शक्ति का उपयोग करते हुए बहुत बाद में साल 2010 में NGT यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। NGT का जिक्र यहाँ बहुत प्रासंगिक है। भारत की सामान्य अदालतों में लाखों मामले लंबित रहते हैं, इसलिए एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया जो केवल पर्यावरण के मामलों को सुनेगा और त्वरित न्याय देगा। और इस धारा 3 को याद रखने के लिए स्रोत में जो ट्रिक है वो काफी मजेदार है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? ट्री लगाना चाहिए। और ट्री शब्द का उच्चारण अंग्रेजी के 3 जैसा होता है। ट्री मतलब 3 यानी धारा 3। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद धारा 4 और 5 का प्रावधान आता है। हाँ। धारा 4 पर्यावरण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है और धारा 5 केंद्र सरकार को लिखित निर्देश जारी करने की शक्ति देती है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये निर्देश केवल सलाह नहीं होते, ये पूरी तरह से बाध्यकारी होते हैं। सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी उद्योग को बंद करने का आदेश दे सकती है या उसकी बिजली पानी की आपूर्ति कटवा सकती है। बाप रे, तो बहुत सख्त है। और इन दोनों धाराओं को याद रखने का तरीका भी नोट्स में है। धारा 4 के लिए अधिकारी हमेशा कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो चेयर मतलब 4। और धारा 5 के लिए बाध्यकारी होने का मतलब है किसी चीज को अपने पंजे में दबोच लेना। हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं, तो पंजा मतलब 5। कुर्सी और पंजा यानी अधिकारी और बाध्यकारी निर्देश। क्या बात है। इसी के साथ धारा 6 पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने और सुधारने के लिए नियम बनाने की शक्ति के बारे में है। गुणवत्ता सुधारने का सीधा मतलब है पर्यावरण को अच्छा रखना, और अच्छा का उच्चारण अंक 6 जैसा लगता है। अच्छा 6। अब यह चर्चा भाग 5 में प्रवेश करती है, जहां उद्योग और निरीक्षण की बात होती है धारा 7 से 12 तक। धारा 7 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण न फैलाए। और धारा 8 खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय तय करती है। इन दोनों के लिए नोट्स में दी गई ट्रिक्स काफी तार्किक हैं। उद्योग कैसे चलते हैं? वे सतत यानी निरंतर चलते रहते हैं। सतत शब्द में 7 की ध्वनि है, तो सतत मतलब 7। और खतरनाक पदार्थों को हम कैसे संभालते हैं? जाहिर है अपने हाथों से। हाथ और 8 सुनने में लगभग एक जैसे हैं, तो हाथ मतलब 8। इसके आगे धारा 9 आती है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया या क्विक रिस्पांस के बारे में है। कोई भी कानून दुर्घटनाओं को 100% नहीं रोक सकता, इसलिए धारा 9 अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपती है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। और नोट्स में इसकी ट्रिक नुकसान शब्द से ही जुड़ी है। नुकसान शब्द के उच्चारण में 9 छिपा हुआ है, तो नुकसान मतलब 9। अब त्वरित कार्रवाई करनी है तो जांच भी करनी पड़ेगी।
धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण के अधिकार की बात करती है। इसके तहत अधिकारी किसी भी कारखाने या परिसर में बिना पूर्व सूचना के प्रवेश करके जांच कर सकते हैं, जो कि पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। और इसे याद रखने की ट्रिक थोड़ी राजशाही अंदाज वाली है। किसी राजा के परिसर में उसके पैर पर अपना सिर कौन रखता है? दास रखता है, और दास का अर्थ 10 से जुड़ा गया है। परिसर में प्रवेश 10। इसके बाद धारा 11 और 12 आती हैं, जो हवा, पानी के नमूने लेने और प्रयोगशालाओं की स्थापना से जुड़ी हैं। इस प्रक्रिया को याद रखने के लिए नोट्स कहते हैं कि नमूने हमेशा एक एक करके लिए जाते हैं। 1 और 1 11, तो 1 मतलब 11। और प्रयोगशाला को एक पाठशाला माना जा सकता है। बच्चे पाठशाला में 12वीं तक पढ़ते हैं, तो पाठशाला मतलब 12। बहुत खूब। अब हम इस अधिनियम के अंतिम और सबसे गंभीर हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दंड और रिपोर्ट। धारा 13 में सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति का प्रावधान है, जो प्रयोगशालाओं में नमूनों का परीक्षण करके आधिकारिक रिपोर्ट देता है। विश्लेषक का काम सच और झूठ बताना है। ट्रिक कहती है कि विश्लेषक में विश्वास और शक छिपा है। अगर पर्यावरण के साथ विश्वास तोड़ा है तो शक होता है। तोड़ा या तेरा का ध्वनि संबंध 13 से है। अब जब अपराध साबित होने की बात आती है तो दंड धारा 15 में दिया गया है। इसके अनुसार 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा डिटरेंट था। और अपराध से बचने के लिए नियमों को पहले पढ़ना पड़ता है। पढ़ना और 15 मिलते जुलते हैं, तो पढ़ना मतलब 15। लेकिन इन नोट्स में एक अहम सवाल है, क्या होगा अगर नियम तोड़ने वाला खुद सरकार का कोई विभाग हो? इसका जवाब धारा 17 में है, जो कहता है कि विभागाध्यक्ष सीधे तौर पर दोषी माना जाएगा। ये बहुत प्रगतिशील है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी विभाग कानून से ऊपर नहीं है। और इसे याद रखने का तरीका है, जो विभाग में सबसे ऊपर सत्ता में बैठा है वही दोषी होगा। सत्ता मतलब 17। इसके बाद धारा 20 आती है, जहां केंद्र सरकार रिपोर्ट और आंकड़े मांग सकती है। डेटा के बिना नीतियां लागू नहीं हो सकती। इस धारा की ट्रिक थोड़ी डार्क है। अगर किसी ने बिस यानी जहर पी लिया है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होता है। बिस मतलब 20। इसके बाद नोट्स हमें धारा 24 और 26 पर ले जाते हैं। धारा 24 एक सर्वोपरि कानून है, लेकिन इसमें डबल जेपार्डी या दोहरी सजा से बचाने का अपवाद भी है। यानी अगर पुराने जल या वायु अधिनियम के तहत सजा मिल चुकी है तो इसके तहत दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ट्रिक कहती है जेल की चाबी एक ही बार लगेगी। चाबी मतलब 24। और अंत में धारा 26 सरकार को नियम प्रस्तुत करने का अधिकार देती है, ताकि कानून को अपडेट किया जा सके। आज की चर्चा वास्तव में आंखें खोलने वाली रही। कैसे 1972 के विचार ने 1984 की त्रासदी के बाद इस छत्रधारी कानून का रूप लिया। नोट्स के अंत में एक सुंदर संदेश है, जय हिंद, पर्यावरण सुरक्षित, भारत सुरक्षित।